वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। यस, आज हम लोग नया चैप्टर, न्यू यूनिट, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8। यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एक्चुअली यूनिट नंबर 8 जो है बेटा, पहले समझ लीजिए आप लोग क्या चीजें इसमें समझने वाले हैं, क्या चीजें आप लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा चीजों का हमें पता रहता है तो हम अकॉर्डिंगली माइंड मेकिंग कर सकते हैं, अपना अकॉर्डिंगली हम अपने दिमाग को सेट कर सकते हैं कि हम इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोमैकेनिक्स का जो चैप्टर है पूरा पूरा फिजिक्स से रिलेटेड है। इस वाले चैप्टर में पूरा फिजिक्स है कि जो स्पोर्ट्स में जो साइंस यूज होता है, फिजिक्स यूज होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मूवमेंट्स करते हुए, जब हम मूवमेंट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उस दौरान हमारी बॉडी के ऊपर कौन कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम मोशन में होते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहता है, खड़े हुए होते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहता है, वो सारी चीजों के बारे में डेफिनेटली हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो फोर्सेस हैं अप्लाई होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, चाहे हम मूवमेंट में हो या हम स्टेबल पोजीशन में हो, उन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चाहे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स है क्या? एक्चुअल में जो बायोमैकेनिक्स है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, दो वर्ड से मिलकर के बना है। बायोमैकेनिक्स की बात करोगे तो आप लिख सकते हैं ये बायोमैकेनिक्स। अब बायोमैकेनिक्स क्या है? दो वर्ड से मिलकर के बना है, बायो प्लस मैकेनिक्स, प्लस मैकेनिक्स। अब इसमें भी ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है, आपके बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक्चुअल में ये जो बायो वर्ड है, बायो, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है कौन? बायो। क्या? बायोमैकेनिक्स नहीं, नहीं बेटा, नो, मैं खाली बात कर रहा हूं बायो की। आगे मत पढ़िए, आगे मत जाइए अपने हिसाब से। क्या है, मैंने बात की है खाली बायो की। तो ये जो बायो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक। एक क्वेश्चन और बन गया, एक क्वेश्चन तो ये बना है कौन कौन से वर्ड से मिलकर के बना है, बायो प्लस मैकेनिक्स से बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है जो बायो है। तो बायो किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बायो, बायो की बात करेंगे तो बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स। क्या है? लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स। ओके। मैकेनिक्स क्या होता है? जो फोर्सेस हमारी बॉडी के ऊपर काम करते हैं, फोर्सेस अप्लाई एट आवर बॉडी, इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। फोर्सेस अप्लाई एट आवर बॉडी यानी कि हमारे शरीर के ऊपर जो जो बल, जो जो फोर्स लगते हैं, जो जो फोर्स काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। यानी कि सीधा सीधा अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा, द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न्स।
ठीक है, द स्टडी, क्या लिख सकते हैं, द स्टडी एंड the study and analysis of human body pattern in the field of स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये क्या कहलाएगा, बायोमैकेनिक्स। कलेक्टिवली क्या कहलाएगा बेटा, ये बायोमैकेनिक्स। द स्टडी एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी पैटर्न इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी कि जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स का फील्ड है उसमें आपकी जो बॉडी के पैटर्न है, आपका बॉडी का पैटर्न है, बॉडी का पैटर्न, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि जब हम खड़े हुए होते हैं, जब हम मोशन में होते हैं, जब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं ना, दौड़ते हुए पोजीशन चेंज हो जाएगी, वॉली को स्पाइक करना है, जंप लगा के तो स्पाइक करोगे, उस टाइम चेंज हो जाएगी। बास्केटबॉल खेलते हो, जंप बॉल करते हो, जंप बॉल करते हुए आप एयर में रहते हैं। कहने का मतलब है अलग अलग पोजीशंस में आपका जो पैटर्न होता है, ह्यूमन बॉडी पैटर्न, ये देखिए ये चीज ह्यूमन बॉडी पैटर्न, स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी पैटर्न। ह्यूमन बॉडी पैटर्न का मतलब होता है आप जब मूवमेंट कर रहे होते हैं, आप जब खड़े होते हैं, आप जब दौड़ रहे होते हैं, आप जब जंप कर रहे होते हैं, आप जब स्पाइक कर रहे होते हैं, आप जब डिफेंड कर रहे होते हैं, तो अलॉट ऑफ थिंग्स आर देयर बेटा, समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या है, द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी पैटर्न इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो ये हो गया आपका बायोमैकेनिक्स, ये क्या हो गया आपका, बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर। चलिए अब ये चीज आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, जो आप अभी पढ़ेंगे, ये आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अब आपसे पूछेगा कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, हिंदी में क्या बोलोगे, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के कितने नियम है भाई, 3, ठीक है, 3, यानी कि 3 नियम है न्यूटन के गति के। क्लियर, ओके। यस, तो पढ़ लेते हैं हम। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन एंड लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। न्यूटन एक साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं, गति के 3 नियम दिए हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन एंड लॉ ऑफ रिएक्शन। अब समझ लीजिए ये लॉ है क्या, क्या होता है नियमों में, समझिए। लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या कहा गया है, न्यूटन महाराज ने कहा है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक मूवमेंट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर जाए, और
इसके विपरीत, इसके उल्टा, कोई ऑब्जेक्ट तब तक स्टेबल रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर जाए। यानी कि जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट गति में है, मूवमेंट में है, वो तब तक मूवमेंट ही, गति ही करता चला जाएगा जब तक उसको रोका ना जाए। ठीक है, एक बात तो ये कह रहे हैं वो, और इसी में दूसरी बात ऐड ऑन कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु तब तक वैसे ही स्थिर रहेगी जैसे वो पहले थी, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। समझ आ गया बेटा? तो यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। सपोज करिए एक फुटबॉल रखी है, मैदान में रखी है, आपने उसको छेड़खानी नहीं की उसके साथ, तो क्या वो अपनी जगह से हिल जाएगी? नो। अब एक फुटबॉल है, आपने उसको किक कर दिया, वो दौड़ती हुई जा रही है, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा क्या वो रुक जाएगी? और ये नहीं कि हम ही उसको रोके तो वो रुकेगी, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अलॉट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बाह्य बल बहुत सारे होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है आपका, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो दुनिया भर के बल हैं जो उसको रोकने के लिए काम करते हैं। वही चीज बताई है न्यूटन जी ने भी कि लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो वो तब तक स्टेबल बना रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लग जाए, और यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में है वो तब तक मूवमेंट में रहेगा, गतिशील रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, बाह्य बल काम ना करे। क्लियर? ये हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया, ये हो गया आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन में क्या है? एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? व्युत्क्रमानुपाती। एम इंटू ए भी लिख सकते हो आप। मास और एक्सेलरेशन के एफ क्या होता है? फोर्स। मास गुणा एक्सेलरेशन के व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है? बल। एफ फोर्स। यानी कि कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं एक्चुअल में कि a change in the acceleration of an object is directly proportional to the force producing it and inversely proportional to its mass। ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा चीज बता देती है। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो इसमें क्या होता है बेटा, एक्चुअल में आप सेम साइज का, मतलब उतना ही बड़ा, एक क्रिकेट की बॉल लेना और एक लोहे की बॉल लेना, शॉटपुट उसे कह सकते हैं आप, उतना ही बड़ा, उतना ही गोल, ठीक है। अब हमने क्रिकेट की बॉल ली और उतना ही बड़ा हमने एक लोहे का गोला ले लिया, लोहे की बॉल ले ली, ठीक है। इस चीज को समझना। अब सपोज करिए सेम फोर्स लगाकर मैं दोनों को लुढ़का दूं, तो ज्यादा दूर तक कौन जाएगा? क्रिकेट बॉल ज्यादा दूर तक जाएगी। क्यों? वो इस वजह से जाएगी क्योंकि उसका जो भार है, उसका जो मास है, उसका जो भार है वो कितना है? कम है। लोहे का गोले का भार ज्यादा होता है, ज्यादा होता है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगता है, उसका एक्सेलरेशन उतना नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज का ज्यादा द्रव्यमान होता है, ज्यादा मास होता है, ज्यादा भार होता है, वो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगी हमेशा। फोर्स आपने दोनों पे बराबर लगाया है, समझ रहे हैं? यस और नो? हाँ, तो इस चीज को आप ऐसे ही करके समझ सकते हैं। हो जाएगा? दे देंगे एग्जाम्पल? एग्जाम्पल जरूर देना है। यहां और भी दे सकते हैं आप, फुटबॉल के अलावा भी दे सकते हैं और सारे एग्जाम्पल। फुटबॉल के अलावा क्या हो सकता है? क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने किसी बॉल को हिट किया और वो दौड़ती जा रही है। कब तक दौड़ती जा रही है? जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा।
और एक बॉल है, वो कब तक मोशन में नहीं आएगी? जब तक उसको फेंका ना जाए, है ना? तो बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में एग्जाम्पल की कमी है, एग्जाम्पल दुनिया भर के हैं। उसके बाद आता है लॉ ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ रिएक्शन में क्या है? ये लॉ ऑफ रिएक्शन कहता है एवरी एक्शन हैज अ क्विक एंड अपोजिट रिएक्शन। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है हर एक क्रिया के पीछे, एक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिया। हर एक क्रिया के पीछे उसकी प्रतिक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया और उल्टी, उससे उल्टी, जस्ट अपोजिट छिपी रहती है। आप कुछ भी कर लीजिए। आप सपोज करिए, एक एग्जांपल आपको देता हूं, कोई टीचर आपको स्लैप कर दे, थप्पड़ मार दे, मार दिया, तो आप क्या समझते हैं? खाली आपके चिक्स पे चोट लगी है? हाथ, जो टीचर का हाथ होता है उसमें भी तो चोट लगी है। आप बंदूक से गोली छुटा रहे हैं, बंदूक है आपके पास और आपने गोली छुटाई, फायर किया आपने। गोली छुटाने का मतलब क्या है? फायर किया। जैसे ही आपने गोली को छोड़, ट्रिगर दबाया और गोली छूटी, गोली आगे जाती है, बंदूक क्या होती है? पीछे आती है, झटका लेती है। यानी कि हर एक्शन के पीछे क्विक और अपोजिट रिएक्शन है। गोली आगे चली गई और बंदूक पीछे झटका दिया। ऐसे पिस्टल होती है, पिस्टल भी ऐसे ही होती है, बंदूक भी ऐसे ही होती है, मतलब ये चीजें ऐसी होती हैं। आप स्विमिंग कर रहे हैं पानी में, आप पानी को क्या करते हैं? पीछे धकेलते हैं, पीछे पुश कर रहे हैं ना, लेकिन पानी आपको कहां पुश कर रहा है? आगे की तरफ, आगे की तरफ। बास्केटबॉल आप खेलते हैं, बास्केटबॉल आप ड्रिबल कर रहे हैं, बास्केटबॉल ड्रिबल कर रहे हैं, तो बास्केटबॉल को आप क्या जमीन में मार रहे हैं, लेकिन बास्केटबॉल किधर आ रही है? ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके अलावा लॉन्ग जंप आप कूदते हैं, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में आप दौड़ते हुए आते हैं, आप तो पैर जमीन पे मारते हैं, लेकिन वो जमीन से आप किधर की तरफ जाते हैं? आगे की तरफ, आगे की तरफ। ऐसे ही हाई जंप है, हाई जंप में आप दौड़ते हुए आते हैं, जमीन में पैर रखते हैं, आप ऊपर की तरफ जंप लगाते हैं, लेकिन पैर तो नीचे की तरफ रखा ना, नीचे की तरफ जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, अपोजिट रिएक्शन होती है। अपोजिट का मतलब वो आपको ऊपर की तरफ फेंकता है। तो दुनिया भर के एग्जाम्पल स्पोर्ट्स के अंदर आप दे सकते हैं, और एग्जाम्पल जरूर देना है। जो बच्चा एग्जाम्पल दे के लिखेगा उसका कोई भी एग्जामिनर, कोई भी इवैल्यूएटर, कोई भी चेकर उसका नंबर नहीं काट सकता। इवैल्यूएटर नंबर नहीं काट सकता आपका, समझ रहे हैं? इवैल्यूएटर उनको कहते हैं जो बोर्ड में आपकी कॉपी चेक करते हैं। एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो आपका नंबर कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है बेटा, हो जाएगा ना? इतना कर लेंगे ना? ठीक है। नहीं, पहले लिखना है, पहले लिखना है, लास्ट में एग्जाम्पल देना है। देखो, एग्जाम्पल देने के लिए आप ये 2-3 चीजें लिख सकते हो। देखो, हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या? उदाहरण, है ना? उदाहरण। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये लिख सकते हो, इजी। ये दोनों चीजें आप इंग्लिश के लिए यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब आ जाती है बात लीवर की। अब बात आ जाती है किसकी? लीवर की। लीवर, लीवर भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए लीवर होता क्या है। एक्चुअल में लीवर इज अ सिंपल मशीन हु मेक्स आवर वर्क इजी। लीवर क्या है? लीवर एक साधारण सी मशीन है, लीवर एक साधारण सी मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाती है। लीवर एक साधारण सी मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाने का काम करती है। ठीक है, लीवर समझ आ गया? लीवर होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। लीवर 3 टाइप के होते हैं आपके बेटा। लीवर होते हैं 3 टाइप के। क्लास 1, क्लास 1,
क्लास 2 और क्लास 3। ठीक है बेटा, क्लास 3। अब लीवर में एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने एक कंपनी का नाम पढ़ा होगा, एमआरएफ। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? एमआरएफ काहे की कंपनी है? टायर की कंपनी है। टायर की कंपनी है। जो विराट कोहली अपने बैट के स्टिकर लगाते हैं ना, सुमन गिल लगाते हैं, उनको पैसा मिलता है स्टिकर लगाने का। स्टिकर ऐसे ही नहीं लगाते, वो ऐड करने का भी पैसा मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए स्टिकर लगाने से। स्टिकर लगाने से क्या हो रहा है? प्रमोशन। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? एमआरएफ को याद रखना है लीवर पढ़ते टाइम। किसको याद रखना है? एमआरएफ। और एमआरएफ के बेस पे ही हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म होती है हमारी एआरएफ। एआरएफ, एआरएफ क्या है? एक्चुअल में जो फर्स्ट क्लास का लीवर होता है उसमें तो सेंटर में एक्सिस होता है आपका, एक्सिस, अक्स। सेकंड क्लास का जो लीवर होता है उसके सेंटर में रेजिस्टेंस होता है। कौन? रेजिस्टेंस, आर। और जो थर्ड क्लास का लीवर होता है बेटा, उसके सेंटर में फोर्स होता है। उसके सेंटर में क्या होता है? फोर्स। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है ऑलवेज। ये चीज हमको क्या रखना है? ध्यान रखना है हमेशा। तो समझ लीजिए, जैसे ये फर्स्ट क्लास का लीवर हमने यहां लिख दिया, ठीक है? तो इसका जो सेंटर है, सेंटर पे एक्सिस रहेगा इसके हमेशा। कौन रहेगा? एक्सिस। यहां ये सेंटर हो गया इसका। ये सेकंड क्लास का लीवर है, आसानी से समझ लीजिए, इनको पजल नहीं होंगे फिर आप कभी भी। ये जो सेंटर है इसका, इस सेंटर में कौन रहेगा? रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस। और फिर यहां थर्ड क्लास का जो लीवर है बेटा, इसके सेंटर में क्या रहेगा? फोर्स या फलक्रम आप इस चीज को कह सकते हैं। फोर्स या फलक्रम आप इस चीज को कह सकते हैं। समझ में आया क्या? फोर्स भी कह सकते हैं या फलक्रम भी कह सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ये आपका फोर्स आ जाएगा यहां पे। यहां पे क्या आ जाएगा? इसमें फोर्स आ जाएगा। अब बचा क्या? एक्सिस आ गया, फोर्स आ गया, बचा क्या? रेजिस्टेंस। क्या बचा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है? रेजिस्टेंस आ गया आपका। क्लियर? तो ये आपके यहां आ जाएंगे बिल्कुल ऐसे करके। ठीक है? एक्सिस आपका इसका बीच में रहेगा, बीचों बीच रहता है। ठीक? अब उसके बाद आ जाता है आपका क्या? यहां आपका फोर्स आ जाता है, यहां इस वाले कोने पे आपका फोर्स आ जाता है स्टार्टिंग में। यहां रेजिस्टेंस आ गया और एक्सिस आपका इधर चला जाएगा। ठीक है जी? ये आपका एक्सिस आ गया, यहां आपका फोर्स रहता है ये। अब आ जाता है आपका थर्ड क्लास का लीवर। थर्ड क्लास के लीवर में यहां आपका क्या रहता है? रेजिस्टेंस। क्या रहता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो यहां क्या आ जाएगा? यहां आपका एक्सिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लियर? तो ये चीजें रहती हैं बेटा आपकी, ये चीजें आपकी रहती हैं। लीवर ऐसे ही करके आप लोग पढ़ेंगे, ये आपके काम को आसान बना देगा। कैसे आसान बना देगा? रटना नहीं है लीवर को। करना कैसे है? सबसे स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस यहां आ गया पहले लीवर में, बीच में तो पता है ना आपको क्या आएगा? ए आर एफ याद रखना है। ए आर एफ, ये निमोनिक बताया है ना मैंने, एमआरएफ या एआरएफ। एमआरएफ से एआरएफ याद रखेंगे हम। फर्स्ट क्लास के सेंटर में क्या है? एक्सिस, सेकंड के रेजिस्टेंस और थर्ड के फोर्स, थर्ड के फोर्स। तो अब देख लेते हैं थोड़ा इन चीजों को। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपका जो स्पोर्ट्स है उसमें कौन से क्लास का लीवर सबसे ज्यादा यूज होता है? तो उसमें आप कह सकते हैं थर्ड क्लास लीवर सबसे ज्यादा यूज होने वाला
थर्ड क्लास लीवर होता है बेटा। सबसे ज्यादा यूज होता है थर्ड क्लास का लीवर आपका। कौन सा? थर्ड क्लास का लीवर स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर? लीवर वन के एग्जांपल्स अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारे दे सकते हैं आप। शीशो, प्लेग्राउंड में शीशो देखा है? शीशो, जहां ग्राउंड में जो छोटे बच्चे, एक इधर बैठ जाता है, एक इधर बैठ जाता है, एक नीचे जाता है, एक ऊपर, उसको शीशो बोलते हैं। फर्स्ट क्लास के लीवर का एग्जांपल आप शीशो को ले सकते हैं, शीशो। ओके, सेकंड क्लास का एग्जांपल अगर आप बात करेंगे तो जैसे पुशअप्स होता है, पुशअप्स, पुशअप्स आपका सेकंड क्लास के एग्जांपल में आप दे सकते हैं। थर्ड क्लास का एग्जांपल में आप जैसे वो नहीं होता है ईंट, ईंट जहां बनती है वो देखा है आपने, भट्टा, और वहां वो जिसमें मिट्टी लेके जाते हैं, हाँ ठेला सा वो जो होता है, वो थर्ड क्लास का लीवर का एग्जांपल आप दे सकते हैं डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है क्या? इक्विलिब्रियम एक वो पॉइंट है, समझिए, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां सभी फोर्सेस इक्वली आपकी बॉडी के ऊपर लगते हैं। सपोज करिए ये पॉइंट है एक्स, यहां बराबर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं हर डायरेक्शन से। ठीक है जी, हर डायरेक्शन से बराबर फोर्स लग रहे हैं चारों दिशाओं से, और बाद में आके सभी फोर्सेस का जो सम है वो जीरो हो जाए। जब आप अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, चारों तरफ से लग रहा है, और आप अपनी जगह से ना हिले, सभी बल बराबर लग रहे हैं, सभी फोर्स बराबर अप्लाई हो रहे हैं आपकी बॉडी के ऊपर, तो वो पोजीशन आपकी इक्विलिब्रियम कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के क्या पोजीशन है? जब आपकी बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी बलों का मान, सम, यानी कि जोड़ शून्य हो जाता है या शून्य होता है, उस स्थिति को आप इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक तो स्टैटिक और एक होता है बेटा डायनेमिक। एक होता है डायनेमिक। अब स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? जब आप लोग मूवमेंट में नहीं होते, स्टेबल होते हैं, आपकी पोजीशन स्टेबल होती है किसी भी स्पोर्ट्स में, उस इक्विलिब्रियम को उस टाइम लगने वाले आपकी बॉडी के ऊपर जो बल है और उनका जो सम है वो जीरो रह जाता है, तो उस पोजीशन में हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है आप, यानी कि स्थिर स्थिर इक्विलिब्रियम में है। और जब आप मूवमेंट में हो और मूवमेंट में भी आपकी बॉडी बैलेंस में रहे, बैलेंस में रहे, उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी को बैलेंस में रखने का काम करता है। आपने देखा होगा जब भी हम इम्बैलेंस होते हैं तो हम गिर जाते हैं, डिसबैलेंस हुए और गिर गए, डिसबैलेंस हुए और गिर गए। तो कई लोग होते हैं जो नहीं गिरते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम इक्वल होता है, जीरो होता है, इक्वल टू जीरो होता है। क्लियर हो जाएगा क्या? अब इसी में बेटा नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। कितने पॉइंट दिए गए हैं? 4। फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका द लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द लोअर द सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी is to the base of support, is to the base of support जी, the lower the center of gravity is to the base of the support, the greater the stability, the greater the stability। इसी को समझ लेते हैं पहले। इसमें कहा गया है जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जितने नीचे रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे रहेगा उतना ही ज्यादा क्या, इज टू द बेस ऑफ द सपोर्ट। बेस ऑफ द सपोर्ट क्या है, नीचे सतह है, सरफेस है, सरफेस के जितने पास में रहेगा सेंटर ऑफ द ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट अलग अलग गेम में, अलग अलग मोमेंट में अलग अलग जगह हो सकता है। बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है। सपोज करो मैं इस पोजीशन में हूं तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, बॉडी से बाहर रहेगा कहीं ना कहीं। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग, बॉडी के अंदर भी रह सकता है, बॉडी के बाहर भी रह सकता है, अलग अलग मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितना आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस के नजदीक रहेगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी बॉडी के अंदर बनेगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी बॉडी के अंदर बनेगी। सेकंड पॉइंट है आपका, द नियरर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टू द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट द मोर स्टेबल द बॉडी। यानी कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है बेस ऑफ सपोर्ट के जितने पास रहेगा। बेस ऑफ सपोर्ट का क्या मतलब है, बेस ऑफ सपोर्ट यानी कि सपोर्ट का जो आधार है। सपोर्ट का आधार क्या है, आपके पैरों के जितने आसपास रहेगा उतना ही ज्यादा स्थिर आप लोग रहेंगे, उतने ज्यादा स्टेबल आप लोग रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, स्टेबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय वाइडनिंग द बेस ऑफ सपोर्ट। यानी कि स्टेबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं। कैसे, जो बेस ऑफ सपोर्ट है उसको बढ़ा करके। सपोज करिए आप ऐसे खड़े हैं तो स्टेबिलिटी कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, कम। अब इसको बढ़ा दीजिए और ज्यादा रहेगी, और बढ़ा दीजिए और ज्यादा रहेगी। गिरने के चांसेस आपके उतने ही कम होते चले जाएंगे जितना ज्यादा आप बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ा देंगे अपना। जितना ज्यादा बेस ऑफ सपोर्ट आप बढ़ा देंगे उतना ही गिरने के चांसेस आपके कम रहते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि सपोज करिए बाइक है, साइकिल है, बेस ऑफ सपोर्ट कम होता है, छोटा होता है, चौड़ा कम होता है तो फटाक से गिर जाती हैं कभी भी। कार है, बस है, ट्रक है, बहुत कम आप लोगों ने पलटते हुए गिरते हुए देखे होंगे। अपनी ही गलती में हम लोग उनको गिरा देते हैं या पलट देते हैं क्योंकि उनका बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा है, बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा है। ऐसे ही भारी आदमी जो रहते हैं, ठीक है, वो भी चांसेस कम रहते हैं गिरने के, बेस ऑफ सपोर्ट जिनका ज्यादा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी। मैंने अभी कहा आपको, जो भारी चीजें होती हैं वो कम फिसलती हैं, कम रिपटती हैं, कम गिरते हैं, कम स्लिप होती हैं। तो जितनी भारी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा बाइक है, कीचड़ हो गया कहीं, बारिश में पानी भर गया, कीचड़ हो गया, तो वो ऐसे करते हुए जाती है लहरते हुए। वहीं कोई सपोज बाइक में भी एक आपके पास स्प्लेंडर बाइक है, किसी के पास स्पोर्ट्स बाइक है, फिर किसी के पास बुलेट है, किसी के पास यजदी है। मतलब कहने का मतलब है जितनी भारी वाहन आपके पास होता चला जाता है वो उतना ही आसानी से स्थिरता के साथ निकलता चला जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल्स काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो चीज है, वो पॉइंट है जहां गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या कहाँ है?
जहां आपकी बॉडी का बैलेंस रहता है, जहां आपकी बॉडी का, जैसे आप, मैं सीधा खड़ा हूं, मेरी बॉडी का बैलेंस जिस भी पॉइंट पे है अभी, वो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। वो मुझे गिरने नहीं देगा, अनस्टेबल नहीं होने देगा। ऐसे ही करके जब आप मूवमेंट में होते हैं तो हर मूवमेंट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट अलग अलग रहता है। बॉडी के अंदर भी रह सकता है, बॉडी के बाहर भी रह सकता है। सपोज करो मैं जंप लेके कोई बॉल रोकने की कोशिश कर रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट अलग रहेगा। मैं किसी बॉल को कैच कर रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट अलग रहेगा। मैं पैर फैला के डिफेंस कर रहा हूं वॉलीबॉल में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट अलग रहेगा। मैं जंप लेके स्मैश कर रहा हूं बैडमिंटन में, तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट अलग रहेगा। तो अलग अलग मूवमेंट में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये निश्चित नहीं होता कि एक ही पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जैसे आप मूवमेंट करते रहेंगे, फर्दर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बदलता रहेगा। अरुण, वो चेंजेबल होता है बेटा, चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ, मूवमेंट के साथ साथ। ठीक है, अभी मैं खड़ा हूं, फिर मैं चल रहा हूं, फिर मैं दौड़ रहा हूं, फिर मैं जंपिंग कर रहा हूं, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता रहता है। तो इस चैप्टर के दो टॉपिक और रह गए, वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए।